नमस्कार दोस्तों, आदाब, गुड मॉर्निंग। सुब्रमण्यम स्वामी भारतीय राजनीति के एक ऐसे करैक्टर हैं, एक ऐसे शख्स हैं जिनसे इस समय देश के दोनों बड़े राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस त्रस्त हैं। सुब्रमण्यम स्वामी के लिए आप कह सकते हैं वो मिसगाइडेड मिसाइल हैं, कहां दग जाए कोई भरोसा नहीं। लेकिन एक बड़ी मजेदार बात है, इन दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर व्यक्तिगत आरोप तक लगाने वाले सुब्रमण्यम स्वामी पर भारतीय जनता पार्टी अथवा केंद्र सरकार और उनकी एजेंसियां कोई कार्रवाई नहीं करती हैं, इग्नोर करती हैं। लेकिन यही सुब्रमण्यम स्वामी जब भाजपा के करीब थे तो उनके द्वारा लगाए गए एक व्यर्थ के आरोप ने बीजेपी को इतना एक्साइटेड कर दिया या केंद्र सरकार को इतना एक्साइटेड कर दिया कि वो उस पर एक्शन लेने, हर कीमत पर एक्शन लेने की जिद पर उतर आई है। मैं बात कर रहा हूं नेशनल हेराल्ड केस की। इन दिनों अचानक ही यह केस दोबारा चर्चा में आ गया क्योंकि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने एक नई एफआईआर इस केस को लेकर की है और उद्देश्य बड़ा स्पष्ट है कि गांधी परिवार को, सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को और कांग्रेस के अन्य नेताओं को इस मामले में टारगेट किया जाए। तो चलिए आज चर्चा करते हैं नेशनल हेराल्ड केस की। सबसे पहले तो जो नई पीढ़ी है उनको यह पता होना चाहिए कि नेशनल हेराल्ड का महत्व क्या है। 1938 में जवाहरलाल नेहरू और उनके कुछ साथियों ने इस दृष्टि से कि उस समय अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई चल रही थी, अंग्रेजों को हर कीमत भारत से बाहर करने के लिए कांग्रेस मैदान पर थी और ये सच है कि वर्तमान सत्ता जिन लोगों की है वो इस आजादी की लड़ाई में तब नहीं थे। बहरहाल 1938 में यह निर्णय लिया गया कांग्रेस की टॉप लीडरशिप द्वारा कि उनकी बात जनता तक सही तरीके से पहुंचे, इसके लिए कांग्रेस के पास अपने पब्लिकेशंस होने चाहिए, अपने अखबार होने चाहिए। वो दौर छपे हुए अखबारों का दौर था। इसलिए 3 अखबार 1938 में लॉन्च किए गए। उनमें से एक अखबार अंग्रेजी का नेशनल हेराल्ड है और उसके साथ एक उर्दू का अखबार कौमी आवाज और तीसरा अखबार नवजीवन हिंदी का। मामला जो इन दिनों चर्चा में है और बड़ा, आप सोशल मीडिया में रील्स देखिए कि अब राहुल गांधी नहीं बच पाएंगे, जेल जाएंगे, इस टाइप के रील्स आपको देखने को मिलेंगी। ट्रोल आर्मी बहुत इस मुद्दे को उछालती है, बीजेपी का आईटी सेल इस मुद्दे को उछालता है कि एक बहुत बड़ा अपराध कोई गांधी परिवार ने और कांग्रेस के नेताओं ने किया है, बहुत बड़ा घोटाला किया है, मनी लॉन्ड्रिंग की है, जिसमें अंततः इनको जेल होगी। ये मामला असल में है क्या, इसको आज समझते हैं। 3 अक्टूबर 2025 को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट द्वारा दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा, जिसको हम ईओडब्ल्यू, इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग के नाम से जानते हैं, उसमें एक एफआईआर दर्ज कराई गई, नई एफआईआर, जिससे यह मामला दोबारा चर्चा में आया है। मामला है बहुत पुराना और जानकार कह रहे हैं, जो ईडी की प्रोसेस को समझते हैं, जो मनी लॉन्ड्रिंग को समझते हैं, कि यह सिर्फ एक कानूनी कदम नहीं है, बल्कि ईडी ने इस मामले में जो पहले गलती की थी उसकी भरपाई करने का यह प्रयास है ताकि यह मामला आगे बढ़ सके और अदालतें इसको खारिज ना कर दें। वरिष्ठ वकील हैं अभिषेक मनु सिंघवी, जो कांग्रेस के नेता भी हैं, उन्होंने बार बार इस तरफ इशारा किया है कि ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस तो दायर किया कांग्रेस की टॉप लीडरशिप के खिलाफ, पर उसके लिए आवश्यक प्रेडिकेट ऑफेंस यानी कि मूल अपराध की एफआईआर दर्ज नहीं कराई। ऑफेंस पर जांच शुरू कर दी, लेकिन मूल अपराध, आखिर अपराध है क्या, उसकी एफआईआर दर्ज नहीं कराई। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों पर जो चार्जशीट इस नेशनल हेराल्ड केस में दाखिल की थी, उसके 6 महीनों बाद ऐसा बताया जा रहा है कि ईडी को समझ में आया कि एक गलती हो गई है, एक टेक्निकल गलती हो गई है, इसलिए नई एफआईआर दर्ज हुई है। और इस नई एफआईआर की टाइमिंग बड़ा विवाद खड़ा कर रही है। आप जानते हैं राहुल गांधी हमलावर हैं,
बीजेपी पर और केंद्र सरकार पर, वोट चोरी के आरोप लगा रहे हैं, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर मैदान पर हैं, लगातार हमला बोल रहे हैं। भले ही बिहार का चुनाव हार गए हों, लेकिन राहुल का जज्बा कम नहीं हो रहा है। इसलिए इस एफआईआर की टाइमिंग को लेकर बड़ा विवाद है। पूरे प्रकरण को समझने के लिए हमें पहले जाना पड़ेगा, जैसे मैंने कहा, नेशनल हेराल्ड की स्थापना क्यों हुई, उसके जो संस्थापक थे उनका उद्देश्य क्या था, और हमारी आजादी की लड़ाई में जो आजादी हमें आधी रात को मिली थी, फ्रीडम एट मिडनाइट, उस लड़ाई को सफलतापूर्वक अंजाम तक पहुंचाने में इन तीन अखबारों की, नवजीवन, कौमी आवाज और नेशनल हेराल्ड की क्या भूमिका रही। नई पीढ़ी को पता होना चाहिए कि आज जिस मामले को मनी लॉन्ड्रिंग या पॉलिटिकल रिवेंज के रूप में देखा जा रहा है, उसकी जड़ें इन अखबारों में हैं, जिन्हें जवाहरलाल नेहरू और उनके प्रगतिशील साथियों ने ब्रिटिश सरकार की दमन नीतियों को जनता के सामने रखने के उद्देश्य से 1938 में शुरू किया था। आप कह सकते हैं कि नेशनल हेराल्ड और अन्य दो अखबारों की स्थापना उस समय के राजनीतिक और वैचारिक संघर्ष की एक अभिव्यक्ति का प्रयास था। लखनऊ में ये एस्टैब्लिश किए गए थे। तीनों अखबारों की शुरुआत लखनऊ से हुई, और जैसा स्पष्ट है, इसका उद्देश्य था ब्रिटिश राज द्वारा लगाए जा रहे सेंसरशिप, दमन और विचारों की घुटन का प्रतिरोध करना, जनता तक अपनी बात पहुंचाना। भारतीय प्रेस पर जबरदस्त पाबंदी ब्रिटिश सत्ता ने लगा दी थी, और उस दौर में नेहरू जी ने, आचार्य नरेंद्र देव ने, पुरुषोत्तम दास टंडन ने, रफी अहमद किदवई ने और कैलाश नाथ काटजू जी जैसे नेताओं ने मिलकर यह निर्णय लिया कि हमारा अपना अखबार होना चाहिए, जो हमारे विचार आम जनता के सामने रखे, जो स्वतंत्रता आंदोलन की आवाज भी बनी। और इसी के लिए एक एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड नामक कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया गया, एजीएल, एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड, और जिसने आगे चलकर तीन महत्वपूर्ण प्रकाशन शुरू किए थे। पहला नेशनल हेराल्ड, जो अंग्रेजी था, उर्दू का कौमी आवाज और हिंदी का नवजीवन। गूगल का दौर है, आप सर्च कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा इन तीनों अखबारों ने आजादी की लड़ाई में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कौमी आवाज उर्दू भाषी जनता के लिए था, हिंदी वालों के लिए नवजीवन था, और नेशनल हेराल्ड अंग्रेज शिक्षित भारतीयों के लिए था। तो आप कह सकते हैं कि इस पूरे विवाद, नेशनल हेराल्ड विवाद की जड़ में ये तीन अखबार हैं, जिन्होंने आजादी की लड़ाई में बहुत बड़ा योगदान दिया था। इन प्रकाशनों ने क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, सैनिक विद्रोह के दौरान, किसानों ने जो उस दौरान आंदोलन किए थे, श्रमिकों ने जो संघर्ष किया था, और जो सांप्रदायिक तनाव का काल था 1982 से 1947 तक का, उस पर लगातार लेखन किया। ब्रिटिश सरकार के दमन के खिलाफ लेखन किया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अनेकों बार नेशनल हेराल्ड, नवजीवन और कौमी आवाज पर प्रतिबंध भी लगा दिया था। इनके दफ्तर सील कर दिए गए थे, इनके एडिटर्स को गिरफ्तार भी किया गया था, लेकिन ये अखबार मोर्चे पर डटे रहे। वो दौर ही कुछ और था, देश के लिए जज्बा था उस समय के दौर में। आज जिस एसोसिएट जर्नल लिमिटेड, एजीएल की संपत्तियों को लेकर विवाद खड़ा किया जा रहा है, वे संपत्तियां आप कह सकते हैं उसी ऐतिहासिक विरासत का विस्तार है। ये संपत्तियां सरकार ने सार्वजनिक लाभ के उद्देश्य से रियायती दरों पर इस कंपनी को दी थी, ताकि स्वतंत्रता आंदोलन में भूमिका निभाने वाले प्रकाशनों को आजादी के बाद भी चलाया जा सके। लेकिन दौर बदला, समय बदला, बाजार बदला, बाजार का मिजाज बदला, जनता का मिजाज बदला, और 1980 और 90 के दशक में एजीएल भारी वित्तीय संकट में फंस गया। लॉस होने लगा, तीनों अखबार घाटे में चले गए, विज्ञापन कम आने लगे, और कंपनी अंततः ऐसी स्थिति में जा पहुंची थी कि कर्मचारियों का वेतन भी मुश्किल से आने लगा। और ये लगातार ये स्थिति बनी रही। कांग्रेस का भी डाउनफॉल का समय था, इसलिए डेफिनेटली विज्ञापन मिलने कम हो गए थे। जो पूंजीपति उस संभवतः सहायता करते होंगे इन प्रकाशनों की, वो भी बैकआउट कर गए होंगे। अंत में 2008 में नेशनल हेराल्ड का और अन्य दोनों का प्रकाशन रोक दिया गया। कौमी आवाज और नवजीवन भी
नेशनल हेराल्ड का तो पब्लिकेशन ही रोका गया, ये दोनों भी बिल्कुल निष्क्रिय हो गए। और ऐसे में एजीएल ने कांग्रेस से वित्तीय मदद मांगी। एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड ने कांग्रेस से मदद मांगी। 90 करोड़ के छोटे छोटे ऋण जो 2002 से 2010 के बीच में चेक के जरिए कांग्रेस पार्टी के अकाउंट से एजीएल को दिए गए, वही बड़ा विवाद है। एजीएल का कहना है कि यह पैसा कर्मचारियों का वेतन देने में, प्रोविडेंट फंड देने में, ग्रेजुटी देने में, टैक्स देने में इस्तेमाल किया गया। लेकिन फिर भी कंपनी की बैलेंस शीट बिगड़ती गई, नकारात्मक बनी रही और कंपनी का फिर पुनर्गठन करना पड़ा। और 2010 में यंग इंडियन नाम की एक गैर लाभकारी संस्था का गठन कांग्रेस ने किया। यह कंपनी अधिनियम की धारा 25B होती है, शायद अब धारा 25(8) हो गई है, उसके अंदर रजिस्टर्ड संस्था है जिसका उद्देश्य कोई प्रॉफिट कमाना नहीं है बल्कि सामाजिक कार्यों को करना है। यंग इंडियन का गठन और उसका एजीएल के ऋणों का अधिकार अपने पास लेना इस मामले का वो मोड़ है जहां से राजनीतिक विवाद शुरू होता है। इसको जरा गंभीरता से समझिए। कांग्रेस ने एजीएल को पैसा दिया था और कांग्रेस ने जब यंग इंडियन का गठन किया तो उसने एजीएल से वसूले जाने वाले करोड़ों रुपए के ऋण का अधिकार 50 लाख रुपए यंग इंडियन से कांग्रेस ने लिए और कहा कि 50 लाख के बदले हम आपको ये राइट दे रहे हैं कि जो हमने एजीएल से, एसोसिएट जनरल लिमिटेड से करोड़ों रुपयों का भुगतान लेना है, लोन जो एजीएल ने हमें देना है, वो राइट आपको देते हैं कि आप उससे वसूल लें। और ये एक नॉर्मल बिजनेस प्रैक्टिस होती है। हुआ क्या, एजीएल ने इस कर्ज को इक्विटी में बदलने का प्रस्ताव दिया। ये कहा कि ये कर्ज को आप इक्विटी में बदल दें, एजीएल को बहुमत वाले शेयर्स दे दिए, यानी कि ऋण के जगह शेयर दे दिए अब एजीएल में यंग इंडियन को। और यहीं से सारा विवाद शुरू हुआ। कांग्रेस का और गांधी परिवार का कहना है कि ये सामान्य कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग है और आप जानते हैं कि ये बहुत सामान्य प्रोसेस एक्चुअल में है, बहुत सारी कंपनियां ऐसा करती हैं। और इसका उद्देश्य था एसोसिएट जनरल लिमिटेड को बंद होने से या दिवालिया होने से रोकना। 2016 में तीनों प्रकाशनों को डिजिटल रूप से दोबारा लॉन्च भी कर दिया गया है। नेशनल हेराल्ड, कौमी आवाज और नवजीवन, ये तीनों अब डिजिटल फॉर्म में आते हैं। विवाद कहां से शुरू हुआ? विवाद शुरू हुआ मनमोहन सिंह सरकार के अंतिम कार्यकाल के अंतिम समय में 2013 में, जब घोर हिंदुत्व समर्थक बन चुके डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने दिल्ली की अदालत में एक निजी आपराधिक शिकायत दायर की और इसमें उन्होंने आरोप लगाया कि गांधी परिवार ने कांग्रेस पार्टी के फंड्स का दुरुपयोग किया है और यह दुरुपयोग एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड की संपत्तियों पर कब्जा करने के लिए किया, सीधे गांधी परिवार पर। और आप जानते हैं कि गांधी परिवार के प्रति वो कितने कुंठित रहते हैं, उतने ही कुंठित रहते हैं जितना वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति इन दिनों रहते हैं। उन्होंने यह आरोप लगाया कि यंग इंडियन को जानबूझकर बनाया गया ताकि यह कब्जा किया जा सके। उसको पहले शेयर्स दिए गए, अब उन शेयरों के कारण वो एजीएल का भी मालिक बन गया है और इस ढंग से गांधी परिवार ने यंग इंडियन के जरिए सारी संपत्तियों पर जो एसोसिएट जनरल लिमिटेड की है उन पर कब्जा कर लिया है। दिल्ली की अदालत ने मामला एक्सेप्ट कर लिया, सम्मन जारी हुए और फिर तो सत्ता ही पलट गई। 2014 में देश की भाजपा की सरकार केंद्र में आ गई, राजनीतिक भूचाल शुरू हो गया। लेकिन जैसा सुब्रमण्यम स्वामी की आदत है, उनका कैरेक्टर है, वे अपने आरोपों के समर्थन में आज तक कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर पाए। वे सुनवाई के दौरान आते ही नहीं है और स्वयं हाईकोर्ट में उन्होंने ये मांग कर दी है कि कुछ समय के लिए इस मामले को अब स्थगित कर दिया जाए। यह निजी शिकायत, पर्सनल कंप्लेंट ऑफ सुब्रमण्यम स्वामी आज भी पेंडिंग है और जब जब ईडी कार्रवाई करती है, यह शिकायत पेंडिंग है लेकिन ईडी इन्वॉल्व हो चुकी है और जब वो कार्रवाई करती है, भारतीय जनता पार्टी को मौका मिल जाता है, ऐसा परिलक्षित किया जाता है, ऐसी धारणा बनाने में बीजेपी सफल हो जाती है कि गांधी परिवार ने मनी लॉन्ड्रिंग की है। कुछ समय से ये मामला ठंडा था, लेकिन जैसे ही राहुल गांधी ने एसआईआर का मुद्दा और वोट चोर गद्दी चोर का मुद्दा उठा दिया तो ईडी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट
पीएमएलए के तहत इस केस को दोबारा से एक्टिवेट कर दिया है। और जब ये एक्टिवेट किया गया उस समय ईडी के निदेशक थे राजन कटोच। उन्होंने इसका विरोध किया था, ऐसा बताया जाता है। उन्होंने कहा था कि किसी निजी व्यक्ति की शिकायत को ईडी की जांच का आधार नहीं बनाया जा सकता है। आपको पता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, भारत का सर्वोच्च न्यायालय, कई बार कह चुका है कि इस प्रकार की जो जांचें होती हैं उनके लिए पहले प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होनी चाहिए। उन अपराधों पर पहले उनकी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की जाए और तभी मामला दर्ज हो। राजन कटोच साहब को अचानक ईडी से तब हटा दिया गया था और जब नया ईडी के डायरेक्टर आए तो 2021 में मामला दर्ज हो गया। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई बड़े कांग्रेस नेताओं से ईडी इस मामले में घंटों घंटों पूछताछ कर चुकी है। ईडी का कहना यह है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का कहना यह है कि यंग इंडियन असल में एक शेल कंपनी है, मुखौटा कंपनी है, जिसका उद्देश्य है एसोसिएट जनरल लिमिटेड की संपत्तियों पर कब्जा करना। ईडी के अनुसार इन संपत्तियों का बाजारी मूल्य 2000 करोड़ रुपया है और ईडी कहती है मात्र 50 लाख रुपये यंग इंडियन ने कांग्रेस को दिए और कांग्रेस ने उसके बदले 2000 करोड़ रुपए की संपत्तियों को वर्चुअली यंग इंडियन के कब्जे में कर दिया। कांग्रेस का जवाब है कि एजीएल की संपत्तियां उसके पास ही हैं। सुप्रीम कोर्ट भी 2012 का एक बड़ा फेमस केस है वोडाफोन मामला। वोडाफोन मामले में सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आया था तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया था कि कंपनी के शेयर धारकों का कंपनी की संपत्तियों में कोई सीधा अधिकार नहीं होता है। कांग्रेस भी यही तर्क दे रही है कि आयकर विभाग की मूल्यांकन रिपोर्ट 2010 और 11 में इन संपत्तियों का कुल मूल्य मात्र 392 करोड़ आंका गया है, लेकिन ईडी कहता है ये 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति है। ईडी का एक और आरोप है कि यंग इंडियन ने डोटेक्स नाम की एक कंपनी है, ये शायद बिरला ग्रुप की कंपनी है, उससे 1 करोड़ रुपए का अवैध कर्ज लिया है। अब कर्ज होता है, अवैध क्यों और कैसे? ईडी का कांग्रेस कहती है यह आरोप बिल्कुल गलत है। यह दिसंबर 2010 में इस कंपनी ने से, जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा रजिस्टर्ड फाइनेंस कंपनी है, उससे 14% के वार्षिक ब्याज पर यह कर्ज लिया गया था। कांग्रेस का आरोप यह भी है कि ईडी सारे तथ्य गलत पेश कर रही है। ईडी की ओर से इस मुद्दे पर कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं है, लेकिन ईडी इस डोटेक्स नाम की कंपनी को संदिग्ध मानता है। अब आते हैं, ये अक्टूबर में नई एफआईआर दर्ज हुई है जिसकी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है। ये समझिए कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का जो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है वो तभी टिक सकता है जब उसमें कोई प्रिडिकेट ऑफेंस जैसे आईपीसी या बीएनएस की धोखाधड़ी की धाराओं पर मुकदमा पहले से दर्ज हो। बिना प्रिडिकेट ऑफेंस के प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट लागू नहीं होता है। वरिष्ठ वकील सारिम नावेद इस बारे में कहते हैं कि पीएमएलए तभी लागू होता है जब अपराध घट चुका हो और उससे उत्पन्न धन का शोधन किया गया हो, लॉन्डर किया गया हो। बिना एफआईआर के कोई जांच पीएमएलए एक्ट में शुरू नहीं की जा सकती है। चार्जशीट जब इस मामले में ईडी ने दाखिल कर दी तब उसको ये समझ में आया कि इसकी मूल एफआईआर तो है ही नहीं। तब ये नई एफआईआर दर्ज की गई है। इसे कानूनी रूप से कहा जा रहा है रेट्रोफिटिंग की गई है, जैसे हम पुराने घरों की रेट्रोफिटिंग कराते हैं, उनको सुधारते हैं। कांग्रेस के नेता और वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी भी यही कह रहे हैं। वे कह रहे हैं कि ये नई एफआईआर जो है वो ईडी ने इसलिए दायर की क्योंकि ईडी को अपनी गलती का एहसास हो गया था कि पीएमएलए एक्ट के तहत पहले एफआईआर होनी चाहिए थी, फिर जांच होती। इसलिए अब एक नई एफआईआर दर्ज की गई है। इस प्रकार नेशनल हेराल्ड का मामला जो है वो केवल मनी लॉन्ड्रिंग या कानूनी दांवपेचों का नहीं है, बल्कि भारतीय राजनीति के संस्थागत और वैचारिक संघर्ष का प्रतिबिंब है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी है, हाशिए में पड़ी पार्टी, जो इसे राजनीतिक प्रतिशोध, पॉलिटिकल रिवेंज कह रही है, तो दूसरी तरफ भाजपा जो पूरी ताकत के साथ केंद्र की सत्ता में और कई राज्यों की सत्ता में है, वो इसे गंभीर वित्तीय अपराध मनी लॉन्ड्रिंग बता रही है। पर याद रखिएगा, इसकी जड़ें उस अखबार में है जिसने
उन 3 अखबारों में है जिसने ब्रिटिश राज के विरुद्ध भारत की आवाज को मजबूत किया था। यही ऐतिहासिक विरासत आज बहस के केंद्र में है। निश्चित है अदालत आने वाले समय में तय करेगी कि इस विरासत पर लगे आरोपों में कोई दम है भी या नहीं। फिलहाल नई एफआईआर ने इस बहस को और उलझा दिया है, गंभीर रूप से उलझा दिया है कि ये पूरा मामला केवल और केवल कांग्रेस और कांग्रेस में भी गांधी परिवार को टारगेट करने के लिए एक पॉलिटिकल रिवेंज है या वाकई कोई घोटाला हुआ है।